गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ भाई, फन क्लास करते हैं, प्लान पक्का जल्दी रखते हैं। कोई करेगा कुछ या नहीं? नेक्स्ट वीक रखते हैं पक्का। हाँ जी, कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? हाँ, एक आर्यमनी बोलता है कि करेंगे, और कोई नहीं बोलता। ठीक है, फिर बाकी गेम्स खेल लेंगे और क्या। हाँ जी, मैंने इसमें कौन सा कहा था बच्चों? डी पार्ट। हम्म। इसमें बच्चों कोई डाउट इन 3 क्वेश्चंस में? तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इंटेंसिटी दी हुई है। अब क्या कहा है कि 50% जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और 50% एब्जॉर्ब हो रही है। तो मतलब 50% के कारण जो प्रेशर लगेगा वो 2I/c लगेगा, और 50% के कारण सिर्फ I/c लगेगा। इससे करना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम। ये क्या बन गया? U/c। U क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू अपॉन c। आदित्य, आप किस क्वेश्चन में कह रहे हो? इसमें तो लिखा ही हुआ है ना, दिया हुआ है कि 50% रिफ्लेक्टेड है, 50% एब्जॉर्ब्ड है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1D पार्ट।
फिफ्थ क्वेश्चन में ये बच्चों सी क्या लिखा है? 50 W/c मीटर-2। ये ठीक लिखा है? सर पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना था। तो ये सेंटीमीटर में है। हाँ, तो वॉट सेंटीमीटर-2 है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है बस। जो बाद में दिया हुआ है एरिया, वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो बस क्या करना है इसमें, IA/C है ना। बस ये ध्यान रखना कि जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पुट करना है। ठीक है, फिर आ जाएगा ना। ओके, सर यस। सर थ्योरी में डाउट है सर एक। अभी ना आ रहे हैं हम वापस, थ्योरी पे आना है, फिर बताता हूँ। ओके सर। ये बच्चों हमने यहाँ तक किया था लास्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लिखो इंटेंसिटी ऑफ EM वेव। तो बच्चों मान लो ऐसे एक EM वेव जा रही है टुवर्ड्स राइट, और ये एरिया A में फैली हुई है जो वेव है। ठीक है, मतलब जो रेज आ रही हैं वो A एरिया के अंदर आ रही हैं। तो मान लो ये वेव्स अभी इस ब्लू बाउंड्री पे हैं, थोड़ी देर बाद ये वेव्स इस रेड बाउंड्री पे आ जाएंगी। ठीक है जी। ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों? अगर वेव
c वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये लेंथ हो गई c इंटू टी। ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा वॉल्यूम में ये वेव्स आ गई? ये वॉल्यूम कितना बन गया? ये बन गया AC इंटू टी, राइट। तो तो बच्चों कितनी एनर्जी आ गई? इतने वॉल्यूम के अंदर ये EM वेव्स आ गई, तो इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ गई बच्चों? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बच्चों ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि टाइम टी में कितनी एनर्जी आ गई हमारे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी लिख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी लिख दी, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब मुझे ये भी पता है बच्चों कि ये दोनों क्वांटिटीज तो इक्वल ही हैं, ये तो हमने लास्ट टाइम प्रूव ही किया था। तो कैन आई राइट दिस एज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ACT और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट ACT। ठीक है, मतलब अगर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट को हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल लिख दोगे तो पहले वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट के इक्वल लिख दोगे तो दूसरे वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, वंस अगेन हम लिखना क्या चाह रहे हैं? हम ये लिखना चाह रहे हैं कि टाइम टी में कितनी एनर्जी आ गई। तो टाइम टी में जितना वॉल्यूम बना, हमने उस वॉल्यूम को उस एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बच्चों दोनों टर्म समझ आ रही हैं कैसे बनी? ओके, वॉल्यूम से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ये एनर्जी डेंसिटी थी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर वॉल्यूम। तो अब इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर एरिया पर टाइम। तो इसको अगर ए और टी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो बच्चों क्या बन गया? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू सी। Excuse me, sir. यस,
और ये एनर्जी डेंसिटी के नीचे वाली जो लाइन है ये समझ में नहीं आई, इसके इसमें हमने क्या किया है? इसमें मैंने, क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये दोनों इक्वल है ना, हाँ सर। तो मैंने एक बार ही बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट को हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख दिया, एक बार हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट लिख दिया। और सर जो हमने फॉर्मूला बनाया है इसे हमने वॉल्यूम से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये अभी नहीं समझ में आया। क्योंकि वो एनर्जी डेंसिटी थी, हमें तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हाँ हाँ सर, समझ में आ गया, थैंक यू सर। हाँ बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी आ गई, तो ये आ गई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी या फिर बी स्क्वायर सी बाय म्यू नॉट। अब बच्चों यहां से एवरेज इंटेंसिटी कैसे बनेगी? तो मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इंस्टेंटेनियस क्यों बोला? जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर रही है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी किसी इंस्टेंट पे, ये उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी होएगी। अब एवरेज कैसे निकलेगा बच्चों? एवरेज निकलेगा एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई स्क्वायर का एवरेज। ध्यान से सोच के बताओ मुझे, ई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? यस, सो दिस विल बी नथिंग बट, और लोग भी बताओ। आरएमएस, राइट? तो बच्चों ध्यान से देखो, ये आरएमएस कहां से आ गया? तो मुझे याद करो,
ये कैसे बना? याद करो आरएमएस की डेफिनेशन क्या थी? अगर मैं कहता हूं कि मुझे ई आरएमएस निकालना है, उसका मतलब क्या है? दैट इज रूट ऑफ आरएमएस का होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, isn't it? तो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू मीन ऑफ ई स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है, अगर तो इंस्टेंटेनियस पूछा है तो ऊपर वाला रिजल्ट लगाना है, अगर एवरेज पूछा है तो नीचे वाला रिजल्ट लगाना है, ठीक है? उसके अंदर आरएमएस आएगा। बस तो याद रहना चाहिए कि एवरेज है तो उसके अंदर आरएमएस लेना है। और ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन तो भी उसका मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में सीधा इंटेंसिटी लिखा हुआ है, इट ऑटोमेटिकली मींस कि वो एवरेज की बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? तो ये राइट हैंड साइड पे देखो, आरएमएस होता क्या है? रूट मीन स्क्वायर, कि भाई स्क्वायर का मीन ले लिया फिर उसका रूट ले लिया। तो इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स तो वो बन गया ई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू मीन ऑफ ई स्क्वायर। तो हाँ, वैसे मैंने ई को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, बट ये हर केस के लिए वैलिड है, मतलब कोई भी टर्म हो तो मीन और एवरेज तो एक ही बात होती है। तो इसका मतलब एवरेज ऑफ ई स्क्वायर क्या हुई? ई आर एम एस स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको जैसे इंटेंसिटी पूछी है, अगर क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ इंटेंसिटी, तो उसका मतलब है एवरेज इंटेंसिटी। जैसे बच्चों एक एग्जांपल करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस। इंटेंसिटी की डेरिवेशन में हम्म, हमने मल्टीप्लाई सीधा कैसे कर दिया? उसमें भी तो ई और बी वेरी कर रहे हैं, तो अपने ये क्यों मान लिया कि टोटल एनर्जी डेंसिटी सेम है हर जगह? नहीं मतलब आप मान लो कि टाइम बहुत छोटा है, dt टाइम मान लो। ठीक।
ये करो ट्राई बच्चों। हाँ यार, ये मेरे ना साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई तरीका नहीं इस नॉइज से बचने का। रुको मैं दरवाजा बंद करके देखता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मतलब वैल्यूज मत निकालना बच्चों, जो भी कॉन्स्टेंट्स है उनकी टर्म्स में छोड़ देना, अगर वहां तक पहुंच गए तो। आपने बच्चों 11th में सोलर कांस्टेंट किया था? किया होगा आई थिंक। अच्छा ठीक है, सर ने कहा था 12th में करेंगे, ठीक है ठीक है, हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर नहीं होगा ये क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो बच्चों ये मान लो बल्ब है, ये जो अपनी पावर है उसको चारों तरफ फैला रहा है, राइट? तो बच्चों इस बल्ब से 20 मीटर्स की दूरी पर एक बार सोचो कि जो उसकी पावर थी वो कितने एरिया में फैल गई। ध्यान से सोचो, बल्ब की पावर चारों तरफ फैल रही है, तो वो कितने एरिया में फैल गई? वॉल्यूम नहीं लेंगे हम। एरिया, ब्लू, वो कितने एरिया से टकरा रही है ये सारी पावर? 4 पाई r², राइट? सर्कल नहीं बच्चों, स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस r, चारों तरफ फैल रही है, राइट? तो
So power produced by bulb spreads on a sphere of radius r. तो किसी भी डिस्टेंस r पे वो r रेडियस के स्फीयर पे स्प्रेड हो जाएगी. तो इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया. तो वो क्या बन गया? P ओवर 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है जी. तो किसी भी डिस्टेंस r पे जो इंटेंसिटी होगी वो P ओवर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगी. और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? एप्सिलॉन नॉट E RMS स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन से बच्चों हम ERMS की वैल्यू निकाल सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट बन गया बच्चों, है ना. तो KP बाय CR स्क्वायर बन गया. ये समझाना सर, समझ नहीं आया. हमने ही RMS को लिया. ये जो इंटेंसिटी हमने निकाली है ये एवरेज इंटेंसिटी है. पावर अपॉन एरिया करके जो निकाली है. कैसे? मतलब बल्ब की जो पावर है ये भी एवरेज है. ठीक है ना. मतलब जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि जब कुछ नहीं मेंशन्ड होता तो वो एवरेज है. तो ये बल्ब की एवरेज पावर है, उसको एरिया से डिवाइड किया तो एवरेज इंटेंसिटी आई हमारे पास, और इसलिए उससे हमारे पास ERMS निकला. बल्ब की पावर एवरेज बोलने का क्या मतलब हुआ? तो I स्क्वायर R अपॉन T वो है बस क्वांटिटी है. बल्ब की पावर एवरेज बोलने का मतलब क्या बनता है? यही कि बल्ब भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो बल्ब से EM वेव निकलनी शुरू होगी, तो उसकी तो वैल्यू चेंज कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग टाइम्स पे. हाँ जी. तो हम उसकी मतलब वही एक एवरेज बता रहे हैं, एक साइकिल की एवरेज वैल्यू बता रहे हैं उसकी. बल्ब की पावर तो हर इंस्टेंस पे 10 ही है ना? ना, एवरेज 10 है, हर इंस्टेंट पे 10 नहीं है. ये तो चलो अब हम वेव्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं. इससे पहले जब हम किसी भी बल्ब या किसी भी पावर बोलते आए हैं तो हमने कांस्टेंट निकाली है इसको R अपॉन. वहां जरूरत नहीं पड़ती थी ना, क्योंकि वहां पे तो वो होता ही DC था, वो कांस्टेंट था. तो अब हम ये मान रहे हैं कि AC करंट से कनेक्टेड है. हम ये नहीं मान रहे कि वो AC से कनेक्टेड है. हम ये कह रहे हैं कि जो वो फर्दर जो पावर होएगी वो तो सेम होती है ना, चाहे AC से कनेक्टेड हो चाहे DC से कनेक्टेड हो. हाँ जी. उसको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पढ़ना चाहिए. हाँ जी. तो हमें तो इससे मतलब है कि जो बल्ब पावर प्रोड्यूस करेगा या ये बल्ब जो EM वेव्स प्रोड्यूस करेगा उनके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रही होगी हर इंस्टेंट पे. वो तो वेरी करेगी.
हाँ जी है ना? जी तो इसलिए हमें वहां पे ये एवरेज का कंसेप्ट लाना पड़ा। पावर में हाँ, ठीक। अब बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ईएम वेव की। तो ये बच्चों जैसे हमने क्लास 11th में सीखा था इक्वेशन ऑफ वेव, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वैसे ही हम वेव की इक्वेशन लिख देंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो हमारी वेव की इक्वेशन होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिंगल इक्वेशन से ही ई और बी दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई की अलग इक्वेशन है, बी की अलग इक्वेशन है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन्स में। ठीक है, याद है बच्चों वेव्स की इक्वेशन ऐसी ही होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बच्चों यहाँ पे देखो किन किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर हमें एक इक्वेशन से क्या कुछ पता चल जाता है। सबसे पहले तो हमें पता है कि ई बाय बी की रेशो ले लो या ई नॉट बाय बी नॉट की रेशो ले लो, वो सी आएगी। सी क्या होती है? वेव स्पीड, एंड वेव स्पीड वी नो इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा बाय के। Here what is omega? Coefficient of t. What is k? Coefficient of x. Okay. ये बच्चा जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया ना, मतलब ऑब्वियसली इसमें सोलर कांस्टेंट सीधा नहीं था। बेसिकली सोलर कांस्टेंट भी बिल्कुल ऐसे ही निकलता है। सोलर कांस्टेंट का मतलब होता है सन की इंटेंसिटी जो अर्थ पे है। तो मतलब जब हम सन की पावर को 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकल आती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों ई और बी के साथ जो एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। मतलब दोनों के साथ ही आप देख सकते हो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ही आ रहा है। तो चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, वो दोनों के साथ आएगा बिल्कुल सेम। ठीक है, तो मतलब इन अदर वर्ड्स कि सेम फेज बनेगा। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन के अंदर x है वो क्या डिनोट कर रहा है? x बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरली x। मतलब पॉइंट इज कि
साइन या कॉस वाली जो टर्म है उसके अंदर जो भी वेरिएबल लिया हुआ है, चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड, वो हमें बता रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एंड एक बच्चों वेव्स वाले चैप्टर से याद करो कि जब तो के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है उसका मतलब होता है कि वेव इज ट्रैवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, और जब के एक्स प्लस ओमेगा टी होता है तो उसका मतलब होता है वेव इज ट्रैवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। वंस अगेन यहाँ एक्स होना जरूरी नहीं है, पॉइंट इज जो भी साइन के अंदर टर्म है वो। उससे हमें वेव की डायरेक्शन पता चल जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो प्लस एक्स है, के एक्स प्लस ओमेगा टी है तो माइनस एक्स है। ये बच्चों याद है वेव्स में किया था? नेक्स्ट बच्चों, जो भी ई वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए। राइट? और जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वेव की डायरेक्शन क्या होती है, ई क्रॉस बी। तो जो भी थर्ड स्टेप में हमने डायरेक्शन निकाली है दैट शुड बी अलोंग ई क्रॉस बी। सी डोंट कंफ्यूज दिस, सेम फेज में होना और परपेंडिकुलर होना दो अलग अलग बातें। सेम फेज में होने का मतलब ये है कि उनकी जो वैल्यू है वो एक साथ कम ज्यादा हो रही है। फेज डज नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं एंड उनकी वैल्यूज एक साथ कम ज्यादा हो रही हैं। ये मतलब ईएम वेव के अंदर, मतलब ये जैसे भी बनती हैं ईएम वेव्स, तो वहां से ही ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर ही बनती हैं, मतलब और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। पिछले चैप्टर में जो हम बना रहे थे वो तो फेजर बना रहे थे।
तो बच्चों थर्ड पॉइंट मतलब एक्चुअली इसके मल्टीपल तरीके होते हैं, मुझे पता नहीं आपको कैसे कराया गया। एक तरीका होता है कि फेज कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। किसी को याद है आपको कैसे कराया था? मैं उसी अकॉर्डिंग रिवाइज करवा देता हूँ। तो इसको मैं आपको फिजिकली समझा सकता हूँ, वो बेस्ट वे है। जैसे बच्चों मान लो मैं एक लाइन बनाता हूँ, y इक्वल टू एक्स, वो इस तरीके की लाइन होगी। नाउ लेट अस से मैं y इक्वल टू एक्स की जगह कहूं कि मैंने लाइन बना दी y इक्वल टू एक्स माइनस टी। तो ये t इक्वल टू जीरो पे तो यही लाइन बनी जो मैंने बनाई हुई है, करेक्ट? t इक्वल टू वन पे कैसी लाइन बनेगी बताओ? y इक्वल टू एक्स माइनस वन, वो कैसी लाइन होगी? स्लोप कम होगी, ऐसी होगी। t इक्वल टू टू पे और इधर को एंड सो ऑन ऐसे बनती जाएगी। तो मतलब लाइन किधर को जा रही है? राइट की तरफ जा रही है, राइट? तो उससे बच्चों आइडिया लगता है कि जब x माइनस की टाइप का होता है रिलेशन तो वेव प्लस एक्स में जा रही होती है। जब x प्लस टी टाइप का रिलेशन होता है तब वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही होती है। वो तो एक लाइन थी, उसका y कोई भी इंटरसेप्ट ले लो। नेगेटिव हो गया, उससे ये कैसे बोला हमने कि वो प्लस एक्स में जा रही है? लाइन तो इनफाइनाइटली बड़ी है ना। हाँ जी, ये नहीं तो समझ आना कि इंटरसेप्ट कम होने से ये कैसे बोला कि वो प्लस एक्स में जा रही है और अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट पूरी नेगेटिव में जा लंबी रही लाइन बना दो फिर देखो। जब आप माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक पूरी लंबी लाइन बनाओगे है। हाँ जी, तब तो आपको ऐसा ही दिखेगा ना कि लाइन जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। अच्छा, उससे ठीक ऑटोमेटिकली उसका इंटरसेप्ट कम होता जाएगा। ठीक। ओके चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों एक।
ये थर्ड क्वेश्चन
हुआ बच्चों? हाँ बच्चों बताओ, हुआ कि नहीं? डी में क्या करना है? बी नॉट पूछा है, ई नॉट गिवन है ना? तो ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी। सर मेरा 10⁻⁻8 की मतलब फॉर्म में आ रहा है सर, इनका 10⁻⁻7 की फॉर्म में दिया हुआ है। बच्चों आ रहा है ठीक आंसर इसका? डी पार्ट का पावर गलत है। सी में भी गलत है। सी में तो ठीक है सर। इतना क्या सॉल्व कर रहे हो बच्चों? इतना तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सी भी गलत आ रहा है। तो क्या बनता है सी का एग्जैक्ट आंसर? अब बच्चों बताओ। एट पॉइंट फाइव इंटू 10⁵ ठीक है। और डी का क्या बन जाएगा? सर हाँ जी। सर सी ऑप्शन में सर सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी नहीं लगा सकते? सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लगा सकते हो, यस।
सर उससे करेंगे तो सर मतलब 9 मतलब 8.8 कुछ 8.7 ऐसे करके सर इंटू 10⁻7 ही आ रहा है। नहीं नहीं, लैम्डा क्या लिया आपने? सर लैम्डा 10 पाई/9। ये कौन सा? सर k इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा से। अच्छा, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। पीछे डी पार्ट का आंसर क्या दिया था? डी पार्ट का सर 1.03 इंटू 10⁻⁻7। नहीं, एक ध्यान रखना है बच्चों। इस केस में वेव स्पीड है क्या बच्चों, बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा हो वेव स्पीड, क्या लिखोगे? बोलो बच्चों, वेव स्पीड कैसे लिखोगे? आपने वेव स्पीड को सीधा सी नहीं लिख देना कि भाई 3 × 10⁸। जब इक्वेशन दी हुई है तो आप वेव स्पीड कैसे निकालोगे? ω/k से। और ω/k बच्चों जो बन रहा है वो बन रहा है 3 × 10⁻⁶। हाँ तो क्या हुआ अगर अच्छा बट हाँ ईएम वेव इन वैक्यूम दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ ईएम वेव दिया होता तो भी ठीक था। अगर मतलब यहाँ थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गई कि ईएम वेव इन वैक्यूम दिया हुआ है और सी गलत आ रहा है, समझ गए? अगर सिर्फ ईएम वेव दिया होता तो ऐसा हो सकता था कि भाई हाँ वो किसी और मीडियम में है तो उसकी स्पीड अलग आ गई, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप क्या करो, आप क्वेश्चन में से लाइन काट दो इन वैक्यूम वाली। और ये याद रखना है कि वेव स्पीड हमेशा जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनके उनमें से निकालनी है, सीधा से नहीं लिख देनी कि भाई सी लिख दी। और फिर डी पार्ट का आंसर उसी के हिसाब से ही निकलेगा। तो विच मीन्स की पावर क्या बन जाएगी फिर? -6 डी पार्ट में। समझ आया -6 क्यों हो गया? क्योंकि जो सी निकाला है उससे पता चला ना हमें। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमें कैसे पता चल रही है? ये दिया हुआ है ky + ωt फॉर्म है, तो ये -y डायरेक्शन होगी। सर y के अंदर तो j कैप ही होता है, k कैप कहां से आ गया y के अंदर? तो वंस अगेन डी पार्ट कैसे होगा? डी पार्ट में आपको b लिखना है। b क्या होगा? b0 E0/c। तो c कौन सा यूज करना है? जो
इक्वेशन गिवन है उससे जो सी निकल रहा है वो वाला। क्या? सर हाँ जी। सर ए पार्ट में माइनस के कैप क्यों नहीं ली सी डायरेक्शन? नहीं, डायरेक्शन तो इससे पता चलती है ना हमें, इस एक्सप्रेशन से। ये तो वाई में है ना डायरेक्शन, तो जे कैप ही आएगा, माइनस जे कैप। ये वाई आ गया ना यहाँ पे, डायरेक्शन तो इससे आती है हमारे पास। ठीक है सर, ओके। अब बच्चों एक ई पार्ट भी मुझे बता दो, ई पार्ट कैसे होगा? डी नॉट निकाल दिया, बाकी सब तो सेम। देखो डी नॉट तो हमने निकाल दिया जो डी से निकला, बाकी टर्म मैंने आपको बताया था सारी एज इट इज ही आएगी। 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10⁻6 t, ये तो एज इट इज आ गई। बस अब एक पॉइंट सोचना रह गया, उसकी डायरेक्शन, वो कैसे सोचें? प्रोपगेशन पता है, ई पता है, रिलेशन हाँ पता है। हाँ, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। बेसिकली हमें पता है कि जो E क्रॉस बी है, मतलब E की पता है हमें, E की क्या है, आई कैप। तो आई कैप क्रॉस बी जो है वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, जो कि माइनस जे कैप है, राइट? तो इससे बताओ कि बी की डायरेक्शन क्या बनी? के कैप, ठीक है, क्योंकि आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप, तो ये ध्यान रखना है। हो गया क्लियर बच्चों? ऑलराइट, तो अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों क्या होता है कि ये जो ईएम वेव्स होती हैं ये अलग अलग वेवलेंथ्स की होती हैं, ठीक है? और ऑफ कोर्स हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है कि c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग होंगी, ठीक है? तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स का कलेक्शन है या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का जो कलेक्शन है उसको हम बोल देते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो बच्चों हमने ये जो फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, इसको मैं भी बताऊंगा क्या क्या याद रखना है।
बेसिकली इस फिगर में हमने क्या किया हुआ है कि बड़ी वेवलेंथ से छोटी वेवलेंथ तक बनाया हुआ है। तो आप देखो कि बड़ी वेवलेंथ है दैट कैन बी एज लार्ज एज 1000 मीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर बड़ी वेवलेंथ, इतनी बड़ी वेवलेंथ हो सकती है। एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज 10⁻⁻12 मीटर्स। ठीक है, तो इतनी बड़ी रेंज है वेवलेंथ्स की, 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻³ तक। तो हमने उसके करेस्पॉन्डिंग जो वेव्स के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको कुछ नाम दिए हुए हैं, जो कि हैं रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। ठीक है, तो उसके नीचे जो फिगर्स बने हुए हैं वो आपको बस आइडिया देने के लिए हैं कि हम जो वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं उनका साइज कितना है। ठीक है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ्स कम हो रही होती हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। बच्चों जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है टेम्परेचर को क्या होता है? क्या किसी तरीके से हम वेवलेंथ और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं? कौन सा लॉ है जिससे हम वेवलेंथ और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं? नो, याद करो भाई, न्यूटन्स लॉ, बॉयल्स लॉ, नहीं, हीट में पढ़ा था, चलो चैप्टर तो सही बता दिया। वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन कहां पे आया था? वीन्स लॉ, यस। तो वीन्स लॉ याद करो क्या था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, सर यस। सर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। तो सर अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। हाँ, उससे भी रिलेट कर सकते हो कि एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हाँ जी सर। तो अब बच्चों हमें ये जो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग ये समझना है कि उनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों जो सबसे पहला सेट आता है उसको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। उनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 मीटर से बड़ी होती है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप ये बात कर सकते हो, ये बच्चों याद रखना है कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं और ये डिटेक्ट कैसे होती हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो सारा कुछ याद रखना है, मतलब इस पे दिमाग भी नहीं लगाना प्रोडक्शन डिटेक्शन पे कि ये कैसे हो रहा है।
अब रेडियो वेव्स का बच्चों यूज क्या है? टू सेंड टीवी रेडियो सिग्नल्स, राइट, एंड सेल फोन कम्युनिकेशन। तो बच्चों जब हम कहते हैं कि मोबाइल फोन का सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा, रेडियो का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, टीवी का सिग्नल आ रहा है, दैट इज ऑल इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। तो ये बच्चों रेडियो वेव्स जो होती हैं, मतलब ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं 0.1 मीटर से बड़ी, 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, तो इससे बड़ी वेवलेंथ्स वाली जो हैं, ये सारी की सारी रेडियो वेव्स में आती हैं। अब बच्चों ये क्या किया जाता है, दिस इज फॉर योर नॉलेज, ये याद नहीं रखना, कि वर्ल्ड वाइड हमने ना अलग अलग वेवलेंथ्स को क्लासिफाई किया हुआ है कि उन वेवलेंथ्स को किन काम के लिए यूज करना है, ठीक है। तो जैसे हमने कुछ वेवलेंथ्स फिक्स कर दी कि हम उनको सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे। फिर हमने कुछ वेवलेंथ्स फिक्स कर दी कि उनको सिर्फ टीवी सिग्नल्स के लिए यूज करेंगे। कुछ वेवलेंथ्स फिक्स कर दी जो रेडियो सिग्नल के लिए यूज की जाएंगी, ठीक है। अब जो वेवलेंथ्स लेट अस से डिसाइड हुई कि मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगी, ठीक है, उसके अंदर फर्दर फिक्स कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि, ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं, कि जैसे अगर हम कहें कि मोबाइल के लिए भाई हमने फिक्स कर दिया 100 मीटर से लेके 1000 मीटर, जैसे छोटी होती है मोबाइल फोन वाली, तो लेट्स से इमेजिनरी वैल्यू की वो है 0.1 मीटर से 10 मीटर, ठीक है। लेट्स से ये मोबाइल फोन के लिए फिक्स कर दिया हमने। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर फर्दर इसको अलग अलग करके अलग अलग कंपनीज को मिल जाएगा, कि जैसे हो सकता है 0.1 से 0.3 जियो को मिल गया, फिर कुछ रेंज एयरटेल को मिल गई, कुछ वोडाफोन को मिल गई, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके आगे भी बच्चों फर्दर क्या होता है कि जो ये रेंज होती है उसके अंदर भी ये क्लासिफाई होता है कि भाई हाँ ये वाली रेंज 2G सिग्नल के लिए यूज होगी, ये वाली रेंज 3G सिग्नल के लिए यूज होगी, ये वाली रेंज 4G के लिए यूज होगी, फिर ये 5G के लिए यूज होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो फिक्स कर दिया जाता है। तो बच्चों आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये देखो, मतलब जितनी बड़ी ये वेव्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं आपको भी समझाता हूं, जैसे बच्चों क्या होता है कि जो टीवी सिग्नल होता है, टीवी सिग्नल की जो वेव होती है इट इज वेरी बिग, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी है कि वो डायरेक्टली हमारे टीवी तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। मतलब वो हमारे दरवाजे से या खिड़कियों से टीवी तक नहीं पहुंच सकती, वो इतनी बड़ी वेव है। तो इसके लिए हमने क्या इलाज किया हुआ है कि वो वेव सीधा टीवी तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए हमने क्या सेटिंग बनाई हुई है टीवी सिग्नल की? कैसे आता है हमारे टीवी पे सिग्नल? हमने क्या किया, छत पे डिश लगा दी, राइट। तो हमने छत पे डिश या एंटीना लगा दिया, अब वो सिग्नल छत तक तो पहुंच जाता है आराम से। तो डिश ने उसको कैप्चर किया और फिर वो वायर के थ्रू हमारे टीवी तक पहुंच गया सिग्नल, ठीक है। तो वो सिग्नल सीधा टीवी तक नहीं पहुंच सकता था। अब जो रेडियो का सिग्नल होता है, रेडियो का सिग्नल छोटा होता है, मतलब वो वेव जो होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है टीवी के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए रेडियो सिग्नल आपके रूम में आ जाएगा सीधा,
ठीक है। बट हाँ, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप बेसमेंट में चले जाओ तो रेडियो सिग्नल बहुत खराब हो जाता है। राइट, तो वो वहां पे पहुंच ही नहीं पाता। जो बच्चों मोबाइल फोन का सिग्नल होता है, जो उसकी वेव्स होती हैं, वो रेडियो के कंपैरिजन में भी और छोटी होती हैं। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि आपके रूम में मोबाइल फोन सिग्नल आ कहां से रहा है? मतलब आ तो ये मत कहना कि एंटीना से आ रहा है, मतलब आपके रूम के अंदर वो एंटर कहां से कर रहा है? वायर से। आपके मोबाइल फोन्स के साथ कोई वायर जुड़ी हुई है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फोन पे सिग्नल पहुंच रहा है, वो फोन तक किस रास्ते से पहुंचा है? मतलब आपके रूम के अंदर वो कैसे आ रहा है? नहीं, टावर से तो आ रहा है। टावर से आपके रूम के अंदर एंटर कहां से कर रहा है? सो नो, इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द वॉल। जो मोबाइल फोन का वेव होती है, वो स्टिल इतनी बड़ी होती है कि वो वॉल के थ्रू आर पार नहीं हो सकती। तो फिर वो कहां से आ रही होगी? मतलब कहां से आ रहा होगा सिग्नल? वो सिग्नल आता है जो छोटे छोटे गैप्स हैं, कोई विंडो, डोर, उनके बीच में छोटे छोटे गैप्स हैं, वहां से आ रहा है। मतलब बेसिकली जहां से एयर आ रही है आपके पास। तो मतलब अगर आप अपने रूम को परफेक्टली सील कर दोगे, ठीक है, मतलब जो भी एयर गैप्स हैं उन सबको प्रॉपरली बंद कर दो, कोई एडहेसिव से या कोई टेप से, तो मोबाइल फोन का सिग्नल आना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो दीवार के थ्रू नहीं आ सकता, उसकी स्टिल वेव इतनी बड़ी होती है। एंड बच्चों, दिस इज एग्जैक्टली वाई लिफ्ट के अंदर सिग्नल नहीं आता मोबाइल का। राइट, क्योंकि लिफ्ट एक ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोज्ड स्पेस बन गई। सर और इसीलिए बेसमेंट में भी मोबाइल का सिग्नल कम हो जाता है। तो बेसिकली जहां जहां भी उस सिग्नल को पहुंचने में मुश्किल हो रही है, वो सिग्नल वीक होता जाएगा। सर यस। सर हमने कहा था कि ईएम वेव सर वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। हम्म। तो सर ये तो ऐसे मतलब कर नहीं रही ट्रेवल। नहीं, वैक्यूम के थ्रू कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो दीवार के थ्रू भी पार कर सकती होंगी। ये तो नहीं अलग सर, बात है ना। अच्छा ठीक है सर, मतलब एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है लेकिन गैप्स की जरूरत है सिर्फ। हाँ हाँ। ओके सर। तो चलो बच्चों, ये बाकी यूजेस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हमें बस अब ये, मतलब ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनके यूजेस समझने हैं, बस यही बचा है और कुछ नहीं है। सर यस। ये सारे यूजेस लर्न भी करने हैं? यस। ओके, थैंक यू सर। तो ये बच्चों, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना हर टाइप ऑफ वेव के लिए, ये
मतलब सारा याद करना है अपने को। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपने बच्चों होमवर्क में सी और ई पार्ट करना है, ठीक है, एक्सरसाइज 01 का। ठीक है, वंस अगेन एक्सरसाइज 01 सी और ई पार्ट। ऑलराइट, चलो ओके बच्चों। सर यस, सर आप एक डाउट क्लास रखा लो, मतलब आपकी। ठीक है, मैं रखा दूंगा। थैंक यू।